दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे या हर मंडे को मैं जितने भी लास्ट वीक के इवेंट्स हैं, करंट इवेंट्स हैं या करंट अफेयर्स हैं, उन पे आधारित क्वेश्चंस लेके आता हूं और उनको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज फिर मैं लेके आया हूं पिछले वीक के न्यूज़पेपर्स पर आधारित, जिसमें मेनली ऑफ कोर्स वी कवर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, दिव्य हिमाचल, पंजाब केसरी। ठीक है, तो इन न्यूज़पेपर्स को कवर करके हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको लेके आते हैं। मेरा ये मानना है कि आप लोग उम्र के उस पड़ाव पे है जहां पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो मैं सभी को ये एडवाइस देता हूं कि प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। आप इसके लिए एक अलग से कॉपी लगाइए, एक अलग से रजिस्टर लगाइए, जहां पे आप करंट अफेयर्स को आप लिख सकें और डिटेल में लिख सकें। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हालिया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाल विवाह करने वाली लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में आजादी के बाद बाल विवाह पे रोक लगा दी गई है। भारत में अगर किसी को भी शादी करनी है तो लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर और लड़के की उम्र जो है वो 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सर्वे आया है जहां पे अभी भी जो चाइल्ड मैरिज है वो आज भी है। और दोस्तों, राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये पिछले हफ्ते में मंडे को ये न्यूज आई है, ठीक है, कि वेस्ट बंगाल में आज भी चाइल्ड मैरिजेस यानी बाल विवाह प्रेवलेंट है और यहां जो दर है बाल विवाह की वो 6.3% है। फिर तो आज भी यहां पे जो बाल विवाह है वो 6.3% है। क्लियर? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाल विवाह जो है वो बैन है इंडिया में और कोई भी अगर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो या तो लड़का या जो जबरदस्ती बाल विवाह करवाना चाहता है उसको 2 वर्ष या 1 लाख या दोनों की ही सजा हो सकती है। फिर या तो यहां 2 वर्ष और 1 लाख की सजा या दोनों ही हो सकती है। क्लियर? तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा, इस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है यहां से कि भारत में वर्तमान में कौन सा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम चल रहा है? चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, जिसके अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये अधिनियम 2006 में बनाया गया था। तो यहां प्रश्न है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किस पुराने कानून को निरस्त करके बनाया गया था? तो दोस्तों, ये है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। 1929 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक, चाइल्ड मैरिज एक्ट, क्योंकि यहां पहले कभी भी बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी, तो यहां पे 1929 में चेंज लाया गया था, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। पहली घटना तो ये है। दूसरी घटना जो हुई थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी।
क्लियर है? यहां मेरा एक प्रश्न है कि बाल विवाह प्रथा ये इंडियन सोसाइटी की एक प्रेवलेंट एक प्रथा थी, और एक और प्रेवलेंट प्रथा थी सती प्रथा। तो मेरा ये सवाल है जिसका आप मेरे को मैसेज बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि सती प्रथा को भारत में कब बंद किया था और किसने उसे बंद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर है? आई होप आप सभी आंसर क्वेश्चन समझ गए होंगे। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि किसने किया था, ठीक है, वो तो ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि किसने किसने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के नए नियम किस तारीख से लागू होने वाले हैं। क्लियर? ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के नए नियम किस अधिनियम किस नियम के किस के जो नियम हैं वो किस तारीख से लागू होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, खबरों में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि बच्चे ने इतने लाख रुपए जो है ऑनलाइन गेमिंग में लुटा दिए। ऑनलाइन गेमिंग पर इतने पैसे लुटाने के बाद बच्चे ने सुसाइड कर लिया या पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया। तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं, जहां पे ऑनलाइन गेमिंग में जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व है उस पे बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों, ये नियम लागू होने वाले हैं 1 अक्टूबर 2025 से। क्लियर? तो ऑनलाइन गेमिंग जो भी इसको प्रमोट करेगा और जो भी इसको खिलाएगा उस पे ये नियम लागू होने वाले हैं। क्लियर? तो मेरी आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से। तो आज ही हिमाचल सरकार ने भी, जिस वक्त मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आई थिंक हिमाचल गवर्नमेंट ने भी एक रूल लागू कर दिया है कि स्कूलों में मोबाइल जो है वो अलाउड नहीं होंगे। तो ये भी एक ऐसा कदम है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और आई थिंक ये जो कानून है पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी ऑनलाइन गेम्स पे ही है। तो अगला प्रश्न है, ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या प्रचार करने पर अधिकतम कितना जुर्माना या कारावास हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो भी ऑनलाइन गेमिंग की एड भी करेगा या उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसको ड्रीम 11 पहले स्पॉन्सर किया करती थी। लेकिन जैसे ही ये कानून पास हुआ तो ड्रीम 11 ने स्पॉन्सरशिप वापस ले ली। क्लियर? तो इस तरह की मनी गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स जितनी भी हैं गेम्स हैं, उस पे बहुत नुकसान हुआ है। आई थिंक आज की जो जनरेशन है, ठीक है, जिसे हम जेन जी या अल्फा जनरेशन कहेंगे, क्योंकि 2000 आई थिंक 13 या 14 के बाद की जनरेशन को अल्फा जनरेशन कहा जाता है। तो वो आज की तारीख में पूरी तरह से ऑनलाइन गेम्स में ही बिजी है। तो इसको अगर प्रमोट करे कोई तो उसके लिए 3 वर्ष का कारावास या 1 करोड़ का जुर्माना है। तो यदि वो पहली बार ये गलती करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास या 1 करोड़ का जुर्माना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से 2 टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। पहला, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट गुड्स को आपको समझना पड़ेगा कि व्हाइट गुड्स हैं क्या। यहां से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो पीएलआईज दिए गए हैं, ठीक है,
पीएलआईज जो दिए गए हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो किन के लिए दिए गए हैं? तो व्हाइट गुड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली पूछा जा सकता है कि व्हाइट गुड्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है, जो आगे जाकर हम एक प्रश्न देखेंगे। तो व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई, ठीक है, पीएलआई जैसे मैंने अभी आपको किया कि इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब दोस्तों ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, क्लियर? तो अमेरिका जो है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषणाएं दिन ब दिन किए जा रही है, तो उसके लिए इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग घोषणाएं की जाएंगी। उनमें से एक है पीएलआई, और वर्तमान में व्हाइट गुड्स के लिए ये उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर है घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया जो है वो मैक्सिमम इंपोर्ट जो कर रहा है वर्तमान में वो चाइना से कर रहा है। और यहां क्योंकि जब एक घोषणा की गई थी जहां पे 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे, तो इंडिया का एमएसएमई सेक्टर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, ध्वस्त हो गया था। वर्तमान में भी इंडिया में जो एमएसएमई सेक्टर है वो चाइना से इंपोर्ट करता है, अपना ठप्पा ऊपर लगाता है और उसके बाद वो इंडियन मार्केट में वो सामान बेचता है। तो सरकारों को ये चीजों को डिस्करेज करना चाहिए। तो इसके लिए एक नई घोषणा की गई है व्हाइट गुड्स के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता यानी इंपोर्ट को कम करना है, ताकि जो फॉरेक्स है डॉलर को बचाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है पीएलआई योजना के तहत व्हाइट गुड्स की श्रेणी में कौन से उत्पाद शामिल हैं? दोस्तों इसी प्रश्न का मैं जिक्र कर रहा था। ये प्रश्न जो है वो इंडिपेंडेंटली आने की भी उम्मीद है। तो व्हाइट गुड्स की श्रेणी में फिलहाल एयर कंडीशन और एलईडी लाइट्स आते हैं। क्लियर? एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स। दोस्तों अगर हम बात करें पीएलआई, ये जो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव्स है, इसकी घोषणा जो है जब कोविड हमारा समाप्त हुआ था उसके बाद भी की गई थी, ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। और सरकार ने जितनी भी कंपनीज थी उनको रिबेट दी थी। लेकिन कंपनियों ने उनका प्रयोग जो है वो अपनी टॉप लाइन को बढ़ाने में किया था, बॉटम लाइन को नहीं। यानी जितनी भी प्रोडक्शन थी उस पर ध्यान नहीं दिया। जितना भी पैसा उनको मिला, जितना भी इंसेंटिव उसको मिला, उस वजह से उन्होंने अपने जितने भी लोन्स थे उनको खत्म किया। तो इससे क्या हुआ, यहां पे इंडिया में के शेप की रिकवरी आई। आनी क्या चाहिए थी? आनी चाहिए थी वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी आनी चाहिए थी, यानी जिस हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था वो नीचे गई उसी हिसाब से ऊपर जानी चाहिए थी। तो इस तरह की रिकवरी को हम वी शेप रिकवरी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, इंडिया में के शेप रिकवरी आई। के शेप रिकवरी, जिससे क्या हुआ, जैसे कि अर्थव्यवस्था ऊपर से नीचे आई और नीचे से जब ऊपर जाने की, जब गवर्नमेंट ने मार्केट को ओपन किया तो यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, गरीब जो है वो और गरीब होता गया, नीचे की ओर गया वो। क्योंकि जितने भी हाई सैलरी पहले ले रहे थे, सपोज कोई 20,000 रुपए सैलरी ले रहा था, कोविड के बाद वो 10,000 सैलरी लेने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन अमीर और भी अमीर होता गया। तो इसको बोलते हैं हम के शेप रिकवरी।
आज की तारीख में गवर्नमेंट जितना मर्जी वो क्लेम करती रहे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गई है, लेकिन वहीं अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, आई थिंक लास्ट जो मैंने डाटा सुना था दैट वाज $2300। ठीक है, दैट वाज $2300। और इनमें से अगर मैं 40 फैमिलीज को निकाल दूं तो इंडिया की पर कैपिटा मतलब टॉप फैमिलीज अंबानीज, अडानीज, टाटास, बिरलास, इनको मैं निकाल दूं तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है अप्रॉक्स $700 के आसपास रह जाएगी। क्लियर है? तो फिर से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है पीएलआई के लिए, लेट्स सी कि क्या इफेक्ट इसका आता है। क्लियर? तो व्हाइट गुड्स की श्रेणी में एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स वर्तमान में सरकार ने घोषित किया है पीएलआई के लिए। आई होप यहां तक चीजें आपकी समझ में आई होंगी और मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया है। क्लियर? बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न जो है वो पिछले जो मैंने करंट अफेयर्स करवाए थे उसी पे आधारित है। अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी किस संगठन के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है? यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है किसके अंडर आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो हमने लास्ट वीक भी किया था, इट इज यूएनक्लॉस, संयुक्त राष्ट्र महासागर कानून पर कन्वेंशन। यूएन क्लॉज की फुल फॉर्म मैंने लास्ट वीक भी आपको बताई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। क्लियर? तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैंने पिछले हफ्ते पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया है, तो आप मेरे लास्ट वीडियो पे इस पे जा सकते हैं और उसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये चर्चा में क्यों था? अब एक खबर आई है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को अधिकार दे दिया है कि वो एक्सप्लोरेशन के लिए इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में एक्सप्लोरेशन के लिए परमिशन उन्होंने दे दी है, तो इसीलिए ये चर्चा में था। तो अगला प्रश्न हमारा इसी बात पे आधारित है और वो है अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है किंगस्टन, जमैका में। किंगस्टन, जमैका में। दोस्तों अगर हम जमैका की बात करें तो जमैका जो है, आपने वेस्ट इंडीज का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, वेस्ट इंडीज का अगर आपने नाम सुना है तो वेस्ट इंडीज दोस्तों अपने आप में कोई देश नहीं है। क्लियर? वेस्ट इंडीज जो है वो कई आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, हालांकि ये अमेरिका का ही हिस्सा है। क्लियर? अगर हम इन द्वीपों को बोलें तो 13 आइलैंड्स हैं जहां पे जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और कई इन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका मतलब वेस्ट इंडीज जो है, ठीक है, वेस्ट इंडीज जो है वेस्ट इंडीज एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, जमैका इनमें से एक है। ठीक है, अगर हम बात करें जितने भी आइलैंड हैं इनको 3 समूहों में बांटा जाता है बेसिकली, जिसमें ग्रेटर एंटिलिस, ग्रेटर एंटिलिस, ठीक है, इसी में जमैका भी आएगा। ठीक है, इसी में क्यूबा भी आता है और प्यूर्टो रिको। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, क्यूबा एंड प्यूर्टो रिको अपार्ट फ्रॉम जमैका। इसके बाद लेसर एंटिलिस आता है जिसमें सेंट कीट्स और नेविस
एंटीगुआ, बरमूडा, मॉन्टसेराज, ये कंट्रीज या ये एक आइलैंड शामिल हैं। इसके बाद लुकायन, लुकायन आइलैंड्स, जिसको बहामास के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी आइलैंड्स हैं ये मिलकर बनाते हैं वेस्ट इंडीज को। क्लियर? आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि किंगस्टन जमैका में अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी का मुख्यालय स्थित है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9th क्वेश्चन है हमारा, भारत को यह अनुमति किस विशेष क्षेत्र में अन्वेषण के लिए मिली है? तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, मध्य हिंद सागर बेसिन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जामिनर ये पर्टिकुलरली पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में, हिंद महासागर बेसिन के किस क्षेत्र में भारत को एक्सप्लोरेशन के लिए परमिशन मिली है। बेसिकली ये जो परमिशन है, क्योंकि एक आपने अगर नाम सुना हो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर देश की एक समुद्री सीमा होती है, ठीक है, और उसके बाहर का एरिया जो है वो यूएन क्लोज के अंडर आता है। क्लियर? इस पर्टिकुलर एरिया को आप नोट कर लीजिए, द एरिया कहा जाता है। जो किसी भी देश की जो सीमा क्षेत्र है, समुद्रीय सीमा है, उसके बाहर का जो क्षेत्र आता है उसको द एरिया कहा जाता है। क्लियर? तो इंडिया को 75,000 किलोमीटर में पॉलीमेटालिक, ठीक है, इंडिया को पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को रिसर्च करने का एक परमिशन मिली है। इस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो हैं, इसमें मैंगनीज, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंगनीज आएगा, इसके बाद निकेल आएगा एंड कोबाल्ट। ठीक है, इसमें ये आते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में, क्योंकि दोस्तों ये यूज होते हैं, जितनी भी बैटरीज होती हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब प्रश्न आता है कि ये जो एक्सप्लोरेशन है, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये जो एक्सप्लोरेशन है ये करेगा कौन? तो दोस्तों ये करेगा एनसीपोर। एनसीपोर मींस नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। क्लियर? तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मुझे देनी थी, तो आई होप ये प्रश्न आप समझ गए होंगे और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो आप समझ गए होंगे। क्लियर? दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रश्न अभी तक समझ में नहीं आया हो और अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो मैसेज बॉक्स में प्लीज आप इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। क्लियर? तो यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राजगोंड जनजाति के परिवारों को बिजली कनेक्शन से संबंधित मामले पर जवाब मांगा? दोस्तों चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकार हो, हर एक सरकार
वो अपनी अपनी उपलब्धि गिनाती है कि हमने पूरे भारत में बिजली दे दी है। लेकिन राजगोंड जनजाति जो है ये गोंड जनजाति के अंडर आती है। ठीक है, ये जो राजगोंड जनजाति है ये गोंड जनजाति के अंडर आती है और यहां पे आज तक बिजली नहीं आई है। तो उच्च न्यायालय ने, ठीक है, तो उच्च न्यायालय, इसका आंसर पहले नोट कर लीजिए, गुजरात है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इसका कॉग्निजेंस लिया, इसका स्वयं संज्ञान लिया। और जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि आज चाहे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, चाहे वो कुछ एक ऐसी चीजें हो जो कि लोगों की बेसिक नीड से जुड़ी हो या उनके अपने अधिकार हों, जैसे बिजली का अधिकार जो है वो लोगों का एक अधिकार है, तो इस मामले में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, वो कॉग्निजेंस ले सकता है और उस बारे में रिट्स इशू कर सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए हैं और तब मैंने आपको बताया था कि अगला जो टॉपिक आने वाला है वो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 होगा, लेकिन कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से मैं उसको नहीं बना पाया। और मैंने क्लास में भी पूछा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिट्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटी का नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा आज या कल सबसे पहले रिट्स के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद फंडामेंटल आर्टिकल्स का पार्ट 2 आएगा। क्लियर है? आज भी आप मेरी आवाज में देख रहे होंगे कुछ परिवर्तन है, तो वो इसी वजह से है। क्लियर है? तो दोस्तों ये जो राजगोंड जनजाति है, आज तक इनके घरों में बिजली नहीं आई है। इसी का कॉग्निजेंस लेते हुए, इसी का संज्ञान लेते हुए राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, इसने गुजरात की जो उच्च न्यायालय है, इसने गुजरात सरकार से प्रश्न पूछा है कि आज तक इनके घरों में बिजली क्यों नहीं आई। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी जो है वो गोंड जनजाति है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राजगोंड जनजाति जो है वो गोंड जनजाति का ही एक उपजाति है। तो प्रश्न ये है कि हाल ही में गोंड और उसकी 5 उपजातियों को किस राज्य में अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो यहां से हमें 2 चीजें और मिली कि गोंड जनजाति जो है वो कौन से राज्य में शामिल है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। और राजगोंड जनजाति जो है उसकी उपजाति जो है वो कौन सी स्टेट में है, तो दोस्तों ये है गुजरात में। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं यहां से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, इनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये आधारित है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का सशक्ति करना। यानी जितने भी लोग वो ट्रेडिशनल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनको एक लेटेस्ट स्किल प्रोवाइड करना, उनकी ट्रेनिंग करना, जिससे वो अपने अपने एरिया में विकास कर पाए। क्लियर? यहां पे चुने हुए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में उनको जो एक कहेंगे हम मंथली उनको कुछ पैसा भी दिया जाएगा ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कर पाए। ठीक है? तो उसके बाद उनको लोन दिया जाएगा जिससे वो अपने अपने कामगारों को काम को खड़ा कर पाए। क्लियर?
तो पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का सशक्तिकरण करना है। अब मेरा ये प्रश्न है कि इस योजना में सर्वप्रथम जो पहला जो फेज चला उसमें कितने प्रोफेशंस शामिल थे? क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं ना, जब भी कोई ऐसा वीडियो बनाता हूं तो मैं आप लोगों के लिए प्रश्न हमेशा छोड़ के जाता हूं। तो मेरा प्रश्न है कि फर्स्ट फेज में जब पीएम विश्वकर्मा योजना शामिल हुई तो उसमें कितने प्रोफेशन शामिल थे? क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन सर्किट में कौन से 3 शहर शामिल हैं? दोस्तों, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, ये जो गोल्डन ट्रायंगल टर्म निकली थी, ये बेसिकली ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए निकली थी, जहां पे अफीम का प्रचार बहुत होता है। इससे बेस्ड हमारा अगला प्रश्न है, तो डिटेल में मैं इसको तब समझाऊंगा। लेकिन गोल्डन ट्रायंगल का संबंध जो है वो कई जगहों के साथ होता है। तो रिसेंटली जो चर्चा में था वो 2 गोल्डन ट्रायंगल टर्म्स यूज किए गए। पहला भारत के संबंध में था और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया के संबंध में था। तो गोल्डन ट्रायंगल अगर भारत के संबंध में बात करें तो दिल्ली, आगरा, जयपुर। क्लियर है? दिल्ली, आगरा, जयपुर। दोस्तों, अगर मैं इसी का एक्रोनियम बनाना चाहूं तो मैं इसका एक्रोनियम बना सकता हूं JAD। ठीक है? तो मैंने इसका एक एक्रोनियम बना दिया है JAD, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे जाड के नाम से। क्लियर है? जाड के नाम से हम इस एक्रोनियम को हम स्पेल करेंगे। मेरा प्रश्न ये है, हिमाचल में जाड किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और किस धर्म से संबंधित है जिनको जाड कहा जाता है? हिमाचल में जाड एक जनजाति है। मेरा प्रश्न है वो किस धर्म के साथ संबंधित है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? क्लियर है? तो यहां से हमारा एक एक्स्ट्रा प्रश्न जो है वो निकल आया। क्लियर? अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है गोल्डन ट्रायंगल, जिसकी मैं अब एक्चुअल में बात कर रहा था। ये जो गोल्डन ट्रायंगल टर्म जो है ये निकली कहां से? तो 3 देश ऐसे हैं जो कि अफीम की खेती के लिए, ड्रग्स की खेती के लिए मशहूर हैं। तो यहां से सर्वप्रथम गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज की सर्वप्रथम टर्मिनोलॉजी यहां से निकली थी। तो प्रश्न ये है, गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज मुख्य रूप से किन 3 देशों की सीमाओं को दर्शाता है? तो दोस्तों, ये है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। अब ये चर्चा में क्यों था? क्लियर? चर्चा में इसीलिए था क्योंकि अगर हम अफीम की खेती की बात करें तो अफीम की खेती के लिए सबसे ज्यादा अफीम की खेती जो है अफगानिस्तान में होती है। लेकिन ये जो म्यांमार है वर्तमान में अफीम की खेती में अफगानिस्तान से भी आगे निकल गया है। क्लियर है? तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, यहां से जितने भी ड्रग्स हैं, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है दैट इज फेमस फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। यहां पे ड्रग्स की कहेंगे हम तस्करी के लिए ये फेमस है। और लाओस जो है वो रिसेंटली चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जहां पे मानव तस्करी हो रही है तो इसलिए चर्चा में था, और साइबर क्राइम के लिए ये बहुत चर्चा में था। ठीक है? तो गोल्डन ट्रायंगल इंडिया के साथ भी संबंधित है और एक्चुअल टर्म जो यहां से कॉइन की गई थी, इट वाज कॉइन्ड फॉर म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए मशहूर है। आई होप यहां तक आपको सारा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
15वां प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको काफी क्रिटिसाइज किया था, और लेटेस्ट ये निकल के आ गया, अगेन फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। चाबहार बंदरगाह ये रिसेंटली चर्चा में क्यों थी? क्योंकि अमेरिका ने इंडिया में 2024 में इसको रिन्यू किया गया था कि इंडिया जो है अगले 10 वर्ष के लिए इसको दोबारा से, इसकी जो प्रबंधन है वो इंडिया के मैनेजमेंट जो है इंडिया के पास रहेगी, और इस पे इंडिया को काफी इंसेंटिव्स मिल रहे थे, काफी रिबेट मिल रही थी अमेरिका की ओर से। लेकिन जैसे ही H1B1 वीजा की बात हुई तो यहाँ पे चाबहार में हमें जितने भी इंसेंटिव्स मिल रहे थे तो उस पे रोक लगा दी है अमेरिका ने। क्लियर? अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली चाबहार बंदरगाह जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह जो है ये इंडिया, ठीक है, पहले इसका देख लेते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, देन विल गो टू डिटेल्स। तो चाबहार बंदरगाह जो है ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। अब क्योंकि मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये जो चाबहार बंदरगाह है ये इंडिया, ईरान में है ये चाबहार बंदरगाह, तो ये इंडिया और ईरान को तो जोड़ती ही थी। इसके थ्रू, इस पोर्ट के थ्रू इंडिया का जो व्यापार होता तो ये रशिया के साथ भी आसान होता। अभी हो रहा है फिलहाल, लेकिन टैरिफ लगने के बाद देखते हैं क्या होता है। सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ, तो इंडिया को ये हेल्प कर रहा था कि यहां पे, क्योंकि इंडिया काउंटर करना चाहता है चाइना को, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक के थ्रू एक बंदरगाह का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। ठीक है, तो इसको चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो चाबहार पोर्ट है इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। क्लियर? लेकिन वर्तमान में अमेरिका, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो टोटल फेलियर हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे जो अमेरिका है उसने यहाँ पे जो इंडिया को इंसेंटिवाइज किया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया है, और हो सकता है फ्यूचर में कुछ सैंक्शंस भी लगाने की बात वो कर रहा है। पीटर नवारो जो डोनाल्ड ट्रंप का कहेंगे हम सलाहकार है, ठीक है, तो उसकी रीसेंट स्टेटमेंट हमने देखी ही थी कि विल हर्ट यू देयर वेयर इट पेन्स। तो स्टेटमेंट जो है उसको किसी भी इंडियन लीडरशिप जो है उसने कंडेम नहीं किया। तो ये आई थिंक ये चीज सभी की समझ में आ चुकी होगी। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि मैंने एक कॉरिडोर की बात की जो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है सी पैक की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है जी, यहाँ पे ग्वादर, नॉट थर, ग्वादर। डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किस भारतीय लेखिका को दिया गया है? दोस्तों ये मैं ऑलरेडी हालांकि डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? दोस्तों आज से शुरू हुए हैं नवरात्रे, ठीक है। अब यहां पे मैसूर में यहां पे बानू मुश्ताक जो कि वर्ष 2025 की अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज विनर हैं, इनको इनवाइट किया गया। तो यहाँ पे एक हिंदू संगठन जो है वो हाई कोर्ट में चला गया, और हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि हमारा जो प्रियम्बल है वो इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री के रूप में घोषित करता है। ठीक है,
सेक्युलर, यानी हमारा जो देश है वो एक पंथ निरपेक्ष है। और सेक्युलर क्योंकि भारत के संविधान में शुरू में शामिल नहीं था, तो मेरा प्रश्न ये है कि इसको किस अमेंडमेंट द्वारा शामिल किया गया था। फिर बानू मुश्ताक ने एक बुक लिखी थी जिसके लिए उनको 2025 का बुकर प्राइज दिया गया, जिसका नाम है हार्ट लैम्प, जिसका नाम है हार्ट लैम्प। फिर तो इनको इनवाइट किया गया था, तो हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया कि जो दशहरा है वो एक धार्मिक त्योहार है और हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है। तो उसके लिए हाई कोर्ट में जो है वो केस हुआ। हाई कोर्ट ने अपनी जो है वो अपना एक ऑर्डर पास किया। बानू मुश्ताक पे आने पे उन्होंने जो हिंदू संगठन उसका विरोध कर रहे थे उसको खारिज कर दिया। क्लियर है? तो इसीलिए न्यूज में था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए। प्रश्न है 17वां, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B1 वीजा, ठीक है, यहाँ पे H1B1 वीजा के लिए घोषित नई फीस क्या है? तो दोस्तों ये है $1,00,000। ठीक है, इंडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको सबसे ज्यादा जॉब्स जो मिलती थी वो अमेरिका में मिलती थी, क्योंकि इंडियन कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज, इंडियन कंपनीज जो कि अमेरिका में काम कर रही हैं और अमेरिकन कंपनीज, उनके लिए एज कंपेयर टू अमेरिका इंडियन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे वो सस्ते पड़ते थे। लेकिन यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दी कि $1,00,000, क्योंकि ये फीस एम्प्लॉय को नहीं देनी है, एम्प्लॉयर को देनी है। तो अमेरिका की कंपनीज $1,00,000 एक्स्ट्रा क्यों दे? ठीक है, और ये एनुअल फी है, नॉट वन टाइम। तो ये एनुअल फी है, तो ये क्यों दे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है अमेरिका में, जैसा आपने अगर देखा हो, दैट वाज मागा। ठीक है, दैट वाज मागा। तो वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो पड़ेगा वो इंडियंस पे पड़ेगा, क्योंकि यहां $1,00,000 अगर हम इंडियन करेंसी के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये बन जाता है अप्रॉक्स 89 lakhs, क्योंकि डॉलर की कीमत जो है ऊपर नीचे होती रहती है। तो आई थिंक आज की तारीख में 88.65 रुपीज का $1 है। तो 88 लाख, 88.5 लाख या 89 या 90 राउंड फिगर में हम बात करें तो ये बहुत महंगा है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमारे अमेरिकन को वो जॉब नहीं मिल रही हैं, तो कंपनियों को उन्होंने डायरेक्शन दी है कि जितने भी ग्रेजुएट्स अमेरिका से निकलते हैं उनको स्किल किया जाए और उनको जॉब पे रखा जाए। क्लियर? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के लिए। तो अलग अलग जो थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, अलग अलग वो दे रहे हैं, तो हम पॉलिटिकल रीजंस में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर पॉलिटिकल रीजंस में जाना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स और इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। 18वां प्रश्न है, H1B1 वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इंडियंस पे पड़ने वाला है। तो इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट उस पे पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के 73%, मतलब जितने भी अमेरिका में H1B1 वीजा लेकर रह रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 73% जो है दोस्तों ये इंडियन है। यानी सबसे ज्यादा लॉस जो होने वाला है वो इंडिया के लिए होने वाला है। ठीक है,
सेकंड नंबर पर आई थिंक चाइना है जो कि 12% है। तो चाइना के लिए 12% कंज्यूम करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चाइना अपने आप में आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। ये अगर हम रेट की बात करें तो चाइना इस चीज को कंज्यूम कर सकता है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि H1B1 के वीजा के संबंध में ही है। लेकिन ये प्रश्न है हाल ही में के वीजा किस देश द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बोला, मौके पे चौका लगाने का काम किया है चीन ने। ठीक, जैसे ही H1B1 वीजा अमेरिका ने यहां पे अपनी फी बढ़ाई, तो चाइना ने बोला कि आपको इनवाइट किया जाता है चाइना में अगर आप स्टेम से हैं। जस्ट होल्ड ऑन। यदि आप STEM stands for science, technology, engineering और मैथ्स। अगर आप इन 4 फील्ड्स में से हैं तो आप चाइना आ सकते हैं। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। तो ये 4 फील्ड्स जो है वो चाइना ने ओपन कर दी। देखिए चाइना कितना, मतलब जिसे दूरदर्शी कहेंगे, उसका जो विजन है वो कितना क्लियर है और वो मौके का फायदा कैसे उठाता है। जैसे ही अमेरिका, और ये बात भी सही है कि अगर अमेरिका जो है वो ये शर्तें लागू करता है तो हम इंडिया से ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं कि इंडिया में ब्रेन तो बहुत है, लेकिन इंडिया जो है वो उनको सुविधाएं नहीं दे पाता, तो यहां से लोग अमेरिका चले जाते हैं। और मेरा ये मानना है, मेरा ये एनालिसिस है, अगर इंडिया मतलब अमेरिका में जितने भी फॉरेन के लोग काम कर रहे हैं, वो चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या किसी भी टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर ये सारे के सारे जो लोग हैं वो अमेरिका से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तो अमेरिका के लिए एक ब्रेन ड्रेन लाइक सिचुएशन हो जाएगी। और जो हाल 1991 में 1991 में रशिया का हुआ था इकोनॉमी का, वही हाल जो है वो अमेरिका का होने जा रहा है अगर ये चीज हो जाती है तो। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 19 प्रश्न। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। अभी मुझे एक लेटेस्ट जो एक मैसेज आया है कि हिमाचल पे आधारित प्रश्न बनाइए। दोस्तों मैं अगली जो आर्टिकल्स के बाद जो मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि हिमाचल में अभी कमीशन का, टीजीटी कमीशन और टेट का टेस्ट होने वाला है, तो उस पे बेस्ड मैं हिमाचल के प्रश्न बनाऊंगा और उन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। मेरा ये मानना है कि जितने भी प्रश्न जो हैं पूरी रिसर्च के बाद लेके आऊंगा, उनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको उन प्रश्न पत्रों में मिलेंगे। ठीक है, तो जितने से जितना हो सके उसको वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।